पिछले कुछ क्लासेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिवाइज किया। उसके बाद 1935 के बेसिस पे जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 का, उसको देखा। ठीक है, अब ये प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के बेसिस पे जो कांग्रेस कमेटी ने आईएनसी का जो कैबिनेट बना था वो कितने दिन तक लास्ट किया? 28 मंथ तक। ठीक है, जिस दिन इन्होंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि इनके बगैर परमिशन के इंडियन ट्रूप्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, ये 28 मंथ तक लास्ट किया था। जिस दिन इन्होंने रिज़ाइन दिया उसके ठीक बाद 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था जिन्ना, उसने इसे डे ऑफ डिलीवरेंस का नाम दे दिया, डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, टोटल कितने प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे? 11 प्रोविंसेस में। कांग्रेस को खुद की मेजॉरिटी कितने में मिली? 5 में। पर उन्होंने गवर्नमेंट कितने में बनाया? 8 प्रोविंसेस में। 3 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां कांग्रेस की अपनी कैबिनेट नहीं बन पाई। वो 3 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे। प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के बेसिस पे, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के बेसिस पे जो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, कैबिनेट बनी थी, वो 28 महीने तक लास्ट की। ठीक है, अल्टीमेटली 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बोला किसने? जिन्ना ने। क्यों? क्योंकि 28 महीने के बाद ही गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ गया था। रीज़न बहुत सिंपल था, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन ट्रूप्स को बगैर कैबिनेट के परमिशन के इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, ये जो इलेक्शंस हुए थे 11 प्रोविंसेस में हुए थे। 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस को जो मेजॉरिटी मिली थी वो 5 में मिली थी, पर सपोर्ट की वजह से, बाकी और पार्टीज़ के सपोर्ट से इन्होंने 8 प्रोविंसेस में अपनी कैबिनेट बनाई थी। ठीक है, 3 ऐसे प्रोविंसेस थे जिसमें इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, वो थी बंगाल, पंजाब और सिंध। ये हो गई 1937 तक, और 97 से 39 तक इनकी जो गवर्नमेंट बनी। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में इन्होंने एक लॉ पास किया था जिसमें लैंड एक्विजिशन का जो कानून था उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। लैंड एक्विजिशन, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। उस वक्त सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन थे? लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? किदवई साहब तो फाइनेंस के थे। ठीक है, और काटजू साहब थे जो लॉ के मिनिस्टर थे, और किदवई साहब थे जो वो फाइनेंस देखते थे। यूनाइटेड प्रोविंस की बात हो रही थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1940 में। ठीक है, 1939 तक का काम हो गया। 1940 में एक ऑफ़र आता है, उस ऑफ़र का नाम है क्या? 1940 में जो ऑफ़र आता है उसका नाम है अगस्त ऑफ़र। ये देखो, ठीक है, अगस्त ऑफ़र आता है 1940 में ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से बेसिकली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगस्त ऑफ़र ही एक पहला ऐसा ऑफ़र है जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक्नॉलेज किया गया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक्नॉलेज किया गया था। ठीक है, ये प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? उस टाइम का जो वॉइस रॉय था, कौन सा? लिनलिथगो। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1936 टू 1944। अब जैसे लिनलिथगो का टाइम पीरियड आया, वैसे हम देख सकते हैं कि बाकी मैं बार बार 1899 से 1905 से मैं शुरू करता हूँ। 5 से 10, 16, 21, 21 टू 26, 26 से 31, 31 टू 36, और ये 36 से 44। ठीक है, ये लिनलिथगो का पीरियड है। इसमें बहुत सारे मेजर मूवमेंट हुए हैं, जैसे इसी में अगस्त ऑफर आया। ठीक है, अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी टाइम पीरियड में हुआ है 1942 में। ठीक है, जो कि 1944 तक लास्ट किया। 44 से 47 और 47 से 48। इसमें कौन था? वेबल, और इसमें कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन का एक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून प्लान। ठीक है, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं और बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। अभी 1899 से 1905 कौन था वाइस रॉय? कर्जन। 5 से 9 मिंटो, 10 से 16 हार्डिंग, 16 से 21 चेम्सफोर्ड, 21 से 26, 26 से 31 क्योंकि 31 है गांधी इरविन पैक्ट, इरविन। 21 टू 26 रीडिंग, 31 से 36 विलिंगडन। ठीक है, तो इसी एक क्रोनोलॉजी में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे भी आया वैसे मैं रिवाइज कर लिया उसको। विलिंगडन, लिनलिथगो, वेबल और माउंटबेटन। तो ये 1899 से लेके 1948 तक का वाइसरॉय का एक क्रोनोलॉजी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पर जो मेन वो था। 1931 से 1936 तक विलिंगडन थे।
अगस्त ऑफर में पहली बार एक्नॉलेज हुआ था। तो क्वेश्चन यही है कि अगस्त ऑफर से रिलेटेड क्या क्या है। तो वाइसरॉय कौन था, तो लेनिथगो था। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये था, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है बेसिकली। सबसे पहला कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी इसमें, लेनिथगो के द्वारा ये कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगस्त ऑफर से रिलेटेड। सबसे पहला ये है कि इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए पहली बार एक्नॉलेज किया गया था। और दूसरी चीज़ कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। पर डोमिनियन स्टेटस का पता है हम 1928-29 से ही, साइमन कमीशन के टाइम से ही हम इसको रिजेक्ट करते आ रहे हैं। हम नहीं मान रहे। 1927 में जो साइमन कमीशन था उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। और सॉरी, मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अपने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, ठीक है। पर 1929 में उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा कि मेरे को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। 1929 से ही हम ये चला आ रहा है हमारा। तो 1940 में डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं था इनका, ठीक है। तो उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो एज डेड एज अ डोर नेल, ये एक स्टेटमेंट है JLN का जो कि इंपॉर्टेंट है और PYQ है बेसिकली ये। सो डोमिनियन स्टेटस को एज डेड एज अ डोर नेल स्टेटमेंट है, याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दो मेन फीचर्स बहुत सिंपल है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात करी गई थी और डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है। पर डोमिनियन स्टेटस की बात जो है वो 1928 में लास्ट टाइम में मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में मेंशन करी थी। पर जैसे ही 1929 आया, 1929 के लाहौर सेशन में, जो हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी उनके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को हटा के उन्होंने कहा कि मेरे को पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो 1929 से ही 28-29 से ही हम डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि हम हमारे ऊपर को देखते हुए 1929 के बाद 1930 में 26 जन को पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ वो था कि 1940 में जो अगस्त ऑफर में हमें डोमिनियन स्टेटस कहा जा रहा है देने के लिए, तो हम ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो डोमिनियन स्टेटस को जवाहरलाल नेहरू जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग के लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग जो रिजेक्ट किया उसका मेन मोटो ये था कि भैया कंट्री की पार्टीशन चाहिए हमें। उसको एक मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना और उसके उसकी उसकी टीम को एक अलग कंट्री चाहिए था, ठीक है। जो कि वो डबल नेशन थियरी की बात कर रहे थे, 2 नेशन थियरी की बात कर रहे थे उस मोमेंट पे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने उस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक अगस्त ऑफर हो गया। तीन चार ही सिंपल पॉइंट है। एक तो चीज़ ये है कि अगस्त ऑफर में क्या उसके फीचर्स थे। दूसरी चीज़ उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लेनिथगो था। फीचर्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने और डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। क्या वो एक्सेप्ट हुआ, नहीं। मुस्लिम लीग और INC दोनों ने उस अगस्त ऑफर को, लेनिथगो के अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब जैसे ही अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली अ फॉर्म टू राइट टू फ्री स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, ठीक है। गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त ऑफर के बाद अक्टूबर में 17 अक्टूबर को 1940 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और जो पहले 3 सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जी और ब्राह्मण दत्ता। इसमें गांधी, ठीक है। सो अभी तक हमने देख लिया, ये चलिए। तो अभी हमने देख लिया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन, ठीक है। 1940 का अगस्त ऑफर और 1940 में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन, 1940 का दो इंसिडेंट हुए। सबसे पहले अगस्त ऑफर लेनिथगो के टाइम पीरियड में, और 1940 में ही 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने। मतलब ये कॉन्सेप्ट किनका था, महात्मा गांधी जी का। और जो पहले 3 सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और ब्राह्मण दत्ता जी थे, ठीक है। इसके बाद 1940 के बाद अगस्त ऑफर जैसे फेल हुआ, उसके बाद फिर से ब्रिटेन की तरफ से आया एक नया मिशन जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो देखते हैं अब क्रिप्स मिशन के बारे में क्या क्या था, क्या क्या पॉइंट्स, ठीक है। देखो, अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, इंडिया में। बेसिकली वही 1942 का टाइम पीरियड है और हमें पता है 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो इनका जो मेन मोटो था वो ये था कि इंडियन ट्रूप्स का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और ये आया कब था, मार्च 1942 में। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या बोल दिया था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो बेसिकली वैसे भी उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस क्रिप्स मिशन के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से मेंबर्स थे। क्वेश्चन यही है कि कौन से मेंबर्स थे, कौन से मेंबर्स नहीं थे। तो मेंबर्स थे, सबसे पहले जो इनका हेड था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैसिफिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन से जो बेसिक है
क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद आया था। क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद आया था। इंडिया क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। मेन मोटो क्या था इसका? जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें इंडियन सपोर्ट चाहिए था उनको, दैट्स इट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? गांधी जी ने ये बोला कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये वन लाइनर थे जो कि हो गए, और उसके मेंबर्स तो याद रखना है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैसिफिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये जो तीन थे, ये तीनों मेंबर थे उसके क्रिप्स मिशन के। रीज़न क्या हुआ फेल होने का? फिर से वही चीज़ है कि मुस्लिम लीग ने इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि इसमें क्रिप्स मिशन में कहीं पे भी पार्टीशन का जिक्र नहीं था। उसे कहीं ये नहीं भी हो रहा था कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग कंट्री करना है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। अगेन इसमें कहीं पे भी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। फिर से वही डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने फ्रेम करने की एक्नॉलेज किया गया था, पर कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं दे रहे थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ये तीन चार बेसिक्स पॉइंट्स है, लाइक इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, गांधी जी का क्या स्टेटमेंट रहा इसमें, आईएनसी और मुस्लिम लीग ने कैसे एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें पॉइंट है, इसको यहाँ पे